पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, जहां पर हुकूमत के साथ साथ पार्टी लीडरान भी खुलकर मजहबी जज्बात की सियासत कर रहे हैं। ताजा मामला तेलंगाना से बीजेपी एमपी डी अरविंद का है, जिन्होंने तारीखी शहर निजामाबाद का नाम बदलने की मांग की है। खास बात यह है कि उन्होंने इसकी वजह नाम को मनहूस करार दिया है। अरविंद ने कहा है कि इसका नाम बदलकर इंदूर किया जाना चाहिए, जो इसका इलाहाबाद हजरतगंज चौराहा का नाम बदलने के बाद अगला निशाना तारीखी शहर निजामाबाद बन गया है। पार्टी एमपी की बात की जाए तो यहां पर रियासती बीजेपी ने इसकी हिमायत की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुल्क की बदहाल हो रही मईशत से ध्यान हटाने के लिए नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है। तारिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी का यह ट्रेंड रहा है कि जब अवाम अपने मसाइल को उठाने के लिए सवाल करने की वाज़ेह रही कि मौजूदा हुकूमतों ने कुछ नाम मुगलों से जुड़े होने का हवाला देकर उसको बदल दिया था, लेकिन अब 1857 में मुल्क के पहले आज़ादी के आंदोलन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वाली बेगम हजरत महल के नाम से मंसूब हजरतगंज चौराहा हो या फिर तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तानी फौज को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा दौलत देने वाले निजाम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर पीएम मोदी के बात करने पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि कश्मीर के इश्यू पर पूरा मुल्क हुकूमत के साथ खड़ा है, लेकिन ओवैसी ने अमेरिकी सदर से बात करने को मुल्क की रिवायत के खिलाफ करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करने पर ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया है। ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी ने बात करके उस झूठ को और भी मजबूत किया है, जिसमें ट्रंप ने पीएम मोदी के हवाले से कश्मीर मसला हल करने का दावा किया था। कहा कि मुल्क मजबूती के साथ अपने रुख पर कायम है। खुद को फख्र के साथ हिंदुस्तानी बताने वाले ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के वे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन वतन के लिए जब जरूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कश्मीर हमेशा से ही दो रुखी मसला रहा है, इसलिए हिंदुस्तान किसी तीसरे की मुदाखलत की हमेशा मुखालिफत करता रहा है। हालांकि इस मसले पर दुनिया के ज्यादातर मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। पी चिदम्बरम को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने चिदम्बरम की अर्जी को मेंशन किया गया था और मामले को जल्द ही सुनने की अपील की गई थी, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से ही इनकार कर दिया और कहा है कि जब मामला सुनवाई में आएगा तब इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल ने चिदम्बरम की अर्जी की मुखालफत करते हुए कहा है कि पी चिदम्बरम पर मनी लॉन्ड्रिंग के संजीदा इल्जामात हैं। दरअसल आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे पी चिदम्बरम के हामियों में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने चिदम्बरम पर हो रही कार्रवाई को लेकर मरकजी हुकूमत पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि चिदम्बरम जी ने वजीर खजाना और वजीर दाखिला के तौर पर दहाइयों तक हमारे मुल्क की खिदमत की है, लेकिन उन्हें शर्मनाक तरीके से शिकार बनाया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि हम चिदम्बरम के साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे नतीजा कोई भी हो। और चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर येदियुरप्पा हुकूमत की पहली तौसीक के बाद मुखालिफत की आवाजें भी आने लगी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब कुनबा बड़ा हो जाता है तो ऐसी बातें होती ही रहती है, लेकिन उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। आलाकमान से जारी वुज़रा की फहरिस्त सीएम येदियुरप्पा के कई वफादारों को जगह नहीं मिल पाई है। इसमें कल कुछ बड़े लीडरान के साथ कम अज कम 1 दर्जन से ज्यादा वुज़रा ओहदे के दावेदार एमएलए राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब से दूर रहे। उनमें से कुछ ने मौका नहीं दिए जाने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वाज़ेह है कि कल लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट की पहली तौसीह हुई है। गवर्नर ने राजभवन में 17 वुज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में केएस ईश्वरप्पा, जगदीश शेट्टार, बसवराज बोमई, आर अशोक के अलावा आजाद एमएलए एच नागेश को कैबिनेट का वजीर बनाया गया है। कैबिनेट में शामिल की गई शशि कला वाहिद खातून वजीर बनी है। येदियुरप्पा कैबिनेट में लिंगायत तबके से 7, ओबीसी से 2, ब्राह्मण 1, वोक्कालिगा से 3 और SC/ST तबके से 4 लोगों को वजीर बनाया गया है। सीएम बीएस येदियुरप्पा खुद लिंगायत तबके से आते हैं। सभी घर में ये बड़ा प्रोग्राम होने के समय में थोड़ा सा रहता है। हमें विश्वास है, हमारा एक कुटुंब है, ये कुटुंब का ये थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम डेफिनेटली अच्छा करेंगे। उधर येदियुरप्पा कैबिनेट में हैदराबाद कर्नाटका खित्ते को जगह नहीं मिलने की मुखालफत भी शुरू हो गई है। कलबुर्गी में समाजी तंजीमों की जानिब से हुए मुजाहरे में अलग रियासत की मांग उठने लगी है। एहतजाजियों का कहना है कि उनके इलाके को हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता रहा है, इसलिए वे अलग रियासत की मांग करते हैं। इस मौके पर एहतजाजियों ने खित्ते से मुंतखब सभी नुमाइंदों से इस्तीफा देने की भी मांग की। वाज़ेह है कि इस खित्ते के लोग अक्सर अलग रियासत की मांग करते रहे हैं, लेकिन येदियुरप्पा हुकूमत में जगह नहीं मिलने से उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है।
लगातार कुदरती आफात का शिकार कर्नाटक को मरकज ने 1029 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। अपोजिशन की जानिब से लगातार हो रही मांग के बीच मोदी हुकूमत ने येदियुरप्पा कैबिनेट की तौसीक के बाद यह कदम उठाया है। हालांकि कांग्रेस लगातार मरकज की खामोशी पर सवाल उठा रही थी। रियासत के लिए 5000 करोड़ रुपए की मांग पर रियासती वुज़रा का कहना है कि राहती काम लगातार हो रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो और भी पैसे की मांग की जाएगी। वाज़ेह है कि दक्कन के तकरीबन सभी रियासतें सैलाब का जख्म झेल रही है और इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि लाखों शहरी बेघर हो गए हैं। इसके अलावा फसलों की भी भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर बिजली पानी की परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बीच समाजी तंजीमों ने भी रियासती खजाने में मदद देना शुरू कर दिया है। इस घड़ी में केशुत्रा धर्मशाला के डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने सीएम येदियुरप्पा से मुलाकात कर सैलाब मुतासिरों के लिए 25 करोड़ रुपए का चेक दिया है। कर्नाटक में अभी तो बहुत ज्यादा वो बारिश आ गया है। मेरा जिंदगी में ऐसा बारिश मैं नहीं देखा था। बहुत आदमी को घर गया है, उनको कपड़ा नहीं है। ये हमारा सभी इम्पोर्टेंट है। ये कौन कौन ये प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए अभी तो कर्नाटक की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1029 करोड़ अभी तो आ गया है और हमें इमीडिएटली 10,000 सभी घरों को उनका बैंक अकाउंट में ही हम आज से देंगे। और किस किस का घर थोड़ा टूट गया है 1 लाख हम देंगे और कंप्लीट घर गया है 5 लाख देंगे। बाद में क्या क्या प्रॉब्लम है हम सभी खत्म करेंगे। डेफिनेटली हमें विश्वास है ये बारिश बहुत ज्यादा आए ना, इसको समर्थन से हम काम करेंगे। आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सैलाब मुतासिर लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। विजयवाड़ा के देही इलाकों का दौरा करने के बाद नायडू ने रियासती हुकूमत को अवाम मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि सैलाब से अवाम परेशान है, जबकि जगनमोहन जो हुकूमत है वो बदले के जज्बे से अपोजिशन को परेशान करने पर फोकस कर रही है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में तेज बारिश और दीगर रियासतों से आए पानी की वजह से रियासत में भारी तबाही हुई थी। और वहीं दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में भी सैलाब मुतासिरों की बदहाली को लेकर अपोजिशन जमात टीडीपी ने गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर से मुलाकात के बाद वफद ने जगनमोहन हुकूमत पर बदले के जज्बे से काम करने का इल्जाम लगाया। वफद में पार्टी के एमपी, एमएलए और कई सीनियर लीडर शामिल रहे। सभी ने गवर्नर से सैलाब मुतासिरों को मदद पहुंचाने में मुदाखलत की मांग की है। इस मौके पर वफद ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसले ले रही है, जिससे लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। Delegation of MPs and MLAs, MLCs and senior leaders of Telugu Desam Party have just met the governor of Andhra Pradesh to apprise him of the situation with respect to the flooding in the state. More than 10,000 people have been affected. 10,000 families have been displaced because of lack of proper steps being taken by the present government. The information about the possibility of flooding was sent to the state government well in advance by the upper riparian states of both Maharashtra and Karnataka that they're going to be releasing the water. But because the state government has not taken the right steps at the right time, we are facing this type of situation. With the malintent of creating trouble for our party president and chief minister Sri Nara Chandrababu Naidu, the YSRC government has intentionally caused flooding to happen in the Krishna Delta area. Present pathetic conditions of the people of Andhra Pradesh. Thousands of people have been living in Krishna riverbed, in Krishna Lanka and Ranigar Tota and other areas. Due to lack of flood management, despite of the cautions by the Water Commission and also the flood flowing data from Almaty, Narayanpur, Jorala, also to be taken into consideration. Due to that, they have to make certain management at least before Prakasham barrage. The storage capacity before Prakasham barrage is only 3 TMC. Their intention was only to inundate the building of the Chandrababu Naidu where he is living in the water and throw the blame to the opposition, leader of opposition. Then only they wanted to get a political mileage.
कुदरती आफात से जूझ रहे केरल में कुछ किसानों ने सस्ते दामों पर सब्जी मेले का इनेकाद किया। इस मौके पर सैलाब मुतासिर इलाकों में लोगों को कम कीमत पर सब्जियां मुहैया कराई गई। जिस इलाके में सैलाब का असर नहीं रहा, वहां के किसानों ने इंतजामिया के साथ मिलकर यह मुहिम शुरू की है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुतासिर इलाकों के लोगों को हरी सब्जी मिल सके। इस मामले पर सब्जी दुकानदारों ने बताया कि उनका मकसद अपने साथी किसानों की मदद करना है जो हर साल बारिश और सैलाब की जद में आते रहते हैं। उधर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर हैदराबाद के फोटोग्राफर्स को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर नेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप भी लॉन्च हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने सभी को मुबारकबाद पेश की। फोटोग्राफी को तवारीख का एक अहम हिस्सा बताते हुए अली ने फोटोग्राफर्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन उनको इस काबिल खींचने वालों को भुलाया नहीं जा सकता। सारे दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी सालारजंग म्यूजियम में प्रोग्राम रखा गया। बहुत से अच्छे फोटोग्राफर्स को अवार्ड दिए गए। यकीनन फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना बड़ा आर्ट है। सारी दुनिया पुराने हालात जानती है तो फोटोग्राफी से जानती है। वो फोटो बोलती है, तो फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा आर्ट है। डेफिनेट मैं सिग्मा एकेडमी के शेखर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे तेलंगाना में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम को आज पार्टिसिपेट किए। और इस प्रोग्राम को यकीनन हुकूमत की हमेशा फोटोग्राफर्स को भी सपोर्ट होना चाहिए। फोटोग्राफर्स का जो प्रोफेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। दिन ब दिन इसमें काफ़ी बेहतरी आती जा रही है। बहुत 100 साल पहले से लेकर आज तक में देखा जाए तो काफ़ी फोटोग्राफी में डेवलपमेंट आया है और आजकल नए नए तालीम याफ्ता फोटोग्राफ बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले रहे हैं। इसे इनकरेज करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हुए कई हादसों में तकरीबन 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पहला मामला आंध्र की गोदावरी जिले का है, जहां पर एक छोटी गाड़ी से हुई सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। तो वहीं दूसरा हादसा कर्नाटक के कोप्पल का है, जहां पर बिजली की जद में आने से 5 तलबा की मौत हो गई। बिजली के शॉर्ट लगने से उन्हें इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके मौत की तस्दीक की, जिसके बाद अस्पताल के बाहर मुतासिर कुनबा दहाड़े मारकर चीखने लगा। एक और हैरत अंगेज हादसा पेश आया है बेंगलोर में, जहां पर नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी सीधे फुटपाथ पर चढ़ा दी, जिसके जद में वहां पर कई राहगीर आ गए। हालांकि किसी की भी मौत तो नहीं हुई है, लेकिन कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज मकामी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में हुए समीरा बेगम कत्ल मामले में मुलजिम उसका शौहर ही गिरफ्तार हो गया है। गुज़िश्ता 12 अगस्त को हुए बेरहमाना कत्ल मामले में पुलिस ने शौहर बशीर को गिरफ्तार किया है। आपसी तनाज़े से नाराज शौहर ने अपनी बीवी को धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी। दो बीवियों का शौहर बशीर अपनी निजी जिंदगी से काफी परेशान था, जिसमें एक बाहरी शख्स की मुदाखलत से वो इतना नाराज हुआ कि अपनी बीवी को ही मार डाला। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही।